सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते होरे माही किथे रह गया साडी अखां विचों नींदरां उड़ा के ते होरे माही किथे रह गया ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के। यार कादी साइंस ने तरक्की की थी ऑरेंज ट्रेन बन गई है हाली भी चाचा नहर वाले पुल ते बुलाउण डे है। ओ यार छड़ दे गौरी उन्होंने इंजॉय करन दे वेखना ना जरा नाल गाना भी गाण डे ने तजर्बा भी करन डे ने ओ वेखो ते सही नाल जामन भी वेचण डे ने ये जिन्ने के रखे ने ना इन्हां वेचण वास्ते जाम नू मैनूं लगदा है रोज़ दा एक जाम नू अपने शागिर्द अगे वेचदे ने ਜਦੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾगिर्द तिजारत करना आउंदा लैण आउंदा। ओ बेटा ये बेचने के लिए नहीं तहकीक के लिए रखे हुए हैं। तहकीक ही करनी है जी खांदियां खांदियां जबान नीली क्यों हो जाती है? बेटा तू वांडो दा है तेनू सिर्फ यो ही दुख है कि जबान क्यों नीली हो जाती। और नहीं यार मेरा ख्याल ये तजर्बा कर रहे हैं कि बगैर नमक लाया जाम नू किस तरह नरम हो सकता है। एदियां बेटे लत्तां घुट के नरम कर लवो। और नहीं यार बगैर गिटक तो जाम नू पैदा करना चाहते ने। ओ यार जिन्ने मर्जी तजर्बे कर लैण ਜਦੋਂ ਕੁੱਜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ। देखो इन्हां बच्चियां ने चुके सिर्फ जामन नूं इंज करदे ही देखे है इस कोलों इन्हां दी ज़हनी अप्रोच सिर्फ उथों तक है। बेटा ये जो किसी फसल पे आगे जा या किसी फल पे या किसी सब्जी पे जो तजर्बात किए जाते हैं जी वो फसल को बढ़ाने या कम करने के हवाले से होते हैं। वाह आप मेरा ख्याल है बात को समझे नहीं जी नहीं मैं आपको समझाता हूँ। ਚਾਚਿਓ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤਰੀ ਸਟੈਂਡ ਵਾਂਗਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बेटा को हया कर कोलियां वाली इस्त्री तेरे नालों तगड़ी हुंदी और तेरा किड्डा ओदे स्टैंड वाल ते आने। बात यह है बेटे कि ये जो जामन है ना इन पे तजुर्बात जो हो रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहता था मगर आप चूंकि जुगत पानी शुरू कर देते हैं इसलिए बात और तरफ को निकल जाती है। दसो जी दसो मैं ते आप जामनुआं दे मुतल्लक पूछना चाहना साडे पिंड है कि बड़ा जामनू लगा है जनाब। हैं? ये तो कैद साली की निशानी है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि जामनों पे ज्यादा फल कैद साली की पेशगोई होती है। लो मेरे उस्ताद जी नहीं शागिर्द भी मनूस है। और जाहिलो जो इसके दादे ने बात की है वो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सदियों पुराने मुशाहिदात की आवाज है। अच्छा और दिलचस्प बात यह है कि साइंस ने भी इस मुशाहिदे को तस्लीम किया है। बुजुर्ग समझते थे कि दरख्त नजूमी हैं जो जमीन के अंदर झांक कर मुस्तकबिल की खबरें ले आते हैं। अच्छा हाँ दरख्तों की हालत से पता चलता था कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है। वाह हालांकि आप देखें ना दरख्त ना तो अखबार पढ़ते हैं ना ही मौसम की ऐप इस्तेमाल करते हैं और ना ही उनके पास को बंगाली बाबे की दुकान होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने इर्द गिर्द के हालात की खबर अपने रवैये से दे रहे होते हैं। वाह जी ਖਬਰੇ ਕੀ ਬੌਂਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। बेटा हुण तेनू समझाने वास्ते मैं अपनी तहकीक दे पिछे पोली पोली ढोलकी वजावां या तेनू समझाने लई साइंस दा स्क्रिप्ट मैं किसी थिएटर राइटर को लिखवा लिया वा। बेटा असल में होता ये है कि जब बहार में मौसम गैर मामूली तौर पर खुश्क और गर्म हो जी वक्त पे बारिश ना हो और पोलिनेशन का अमल आराम से मुकम्मल हो जाए तो दरख्त खुश हो के नहीं बल्कि घबरा के ज्यादा फल देते हैं। अच्छा जी जी हाँ तुहानू बेटा ताडे पेंडू तरीके नाल समझा देना। आप यूं समझें कि जैसे कोई तालिब इल्म पूरा साल सोता रहता है किताब के नजदीक नहीं जाता और अचानक इम्तिहान सर पे आ जाते हैं और महीना पहले वो रोजाना रात को 10-15 कप चाय के पी के तो तड़ किताब खोल के पढ़ना शुरू कर देता है और 2-2 रातों में एक किताब खत्म करता है और फिर पास होना चाहता है। इसी तरह दरख्त भी जब मौसमी दबाव में आता है तो सोचता है कि पता नहीं मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मैं जिंदा रहूंगा या नहीं रहूंगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बीज बना देता है वो
अच्छा, और फिर ज्यादा फल हो जाता है। वाह, समझ आ गई है या फिर फला डांग? नहीं जी नहीं, आ गई ये समझ। यानी दरख्त भी इम्तहान के दिनों में हमारी तरह घबरा जाता है। नहीं बेटे, तेरी तरह नहीं, तू तो कभी स्कूल दा मुंह नहीं देखिया। और साइंसदान साहब स्कूल का मुंह होंदा ही नहीं, गेट होंदा है। बहुत अच्छे बेटे, ये तो बड़ी अच्छी गल की थी। देखो, गल जिहड़ी अच्छी होवे ओनू मान लेना चाहिए। और तेनू मेरा हाल है सिर्फ गेट का ही पता है, चूंकि तू 2-3 बारी गेट रंग करन गया है उत्थे। इस तो इलावा तो कभी स्कूल गया नहीं। देखो बेटा, दरख्त घबराता है लेकिन हमारी तरह नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि दरख्त घबरा कर भी नकल नहीं करता, बूटी नहीं लगाता, रिश्वत नहीं देता, बस मेहनत करता है, वो भी अपने दम पर, वाह, और ज्यादा फल पैदा करता है। सही। वैसे सुना तो मैंने भी है कि बुजुर्ग कहते हैं कि कुदरत पहले ही इंसानों और जानवरों के लिए राशन जमा कर देती है ताकि कैद में काम आ सके। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है बेटे। और तेनू सिर्फ इस गलों याद है कि इहदे च राशन दा जिक्र है। आपकी बात में मुशाहिदे की झलक मौजूद है, लेकिन बेटे साइंस कहती है कि कुदरत किसी के लिए राशन का ट्रक नहीं भेजती, हाय, बल्कि हर जानदार अपनी बका की जंग खुद लड़ता है। यही काम दरख्त भी करते हैं। जी, जब पानी कम होने लगता है ना जी, यानी जी। बारिशें कम होती हैं या दर्जा हरारत गैर मामूली हो जाता है, हाँ जी, तो दरख्त के अंदर जो मौजूद होते हैं ना जीनियाती निजाम, हाँ जी, हाँ जी, वो फौरन सरगर्म हो जाते हैं अच्छा, और उसे पैगाम देते हैं दरख्त को कि ओ मिस्टर दरख्त, हालात अच्छे नहीं, अगर नस्ल बचानी है तो ज्यादा से ज्यादा फल और बीज पैदा करो। वाह, अब जो दरख्त होता है ना जी, वो ये नहीं सोचता कि गांव वाले जामुनों की चटनी बनाएंगे या उसका जूस निकाल के उसका शरबत बनाएंगे या बच्चे जामुनू खा के तो अपनी जुबानें एक दूसरे को दिखाएंगे। अब ये मेरी बहुती लीली हो गई है, तेरी काट लीली है। दरख्त की पूरी तवज्जो सिर्फ अपनी नस्ल बचाने पर होती है, सही, इसलिए वो ज्यादा फूल और फल पैदा करता है। अरे वाह वाह, आ गई है उन समझ के नहीं? आ गई जी, आ गई साइंसदान साहब। ये तो साढ़े सियासतदान भी कहते ने कि कम बारिश होती है तो कम पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ओहो, इन्हां बच्चियां नूं मेरा ख्याल है सियासतदान ही लै बैठे। ओ बेटा, मैं फल ज्यादा या घट दी गल करन दिया, तू पानी दी गल शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और चीज की वजाहत करता चलूं कि ये खराब मौसम जो है, ये ज्यादा अरसा तक अगर चलता रहे, यानी बारिश ज्यादा लेट हो जाए, तो वही दरख्त जो जामनुओं से झुका होता है, जी जी, फल के वजन से ऐसे लटका होता है नीचे को, वो सूख भी सकता है। इसलिए बुजुर्ग कहते थे कि जामन या उस तरह के सख्त जान दरख्तों का ज्यादा फल पैदा करना उसकी खुशहाली की अलामत नहीं, बल्कि एक हंगामी मंसूबा होता है। बहुत मेहरबानी जनाब, हुण मैनू सारी समझ आ गई जे। नहीं बेटे, नीरी मेहरबानी नहीं, मैं लेक्चर की फीस लेंदा जी। और जनाब उत्थे जाके बबो क्लास मुकेगी तो देंगे ना फीस। हाँ, अभी तो लेक्चर बाकी है। इटली वालों ऑफर हुई सी फुटबॉल दी साइंसदान साहब नू। अच्छा जी, हाँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। क्यों? कहंदे मेरियां लत्तां विंगियां ने, मैं पैंट पा के खेडांगा फिर। बेटे, इंतहाई बदतमीज लड़के हो तुसी। यकीन मनो, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੈਨੂੰ पूरी दुनिया ਚ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਾ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਾਮਨੂ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वो क्यों परेशान हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल किया बेटा, गोगे बेटे शाबाश। मेरा दिल करता है कि आके तेरा सिर चूम लवा, मगर मैं डरना तेरी विग ना मेरे मुंह जा जावे। सवाल बेटे तुम्हारा बहुत अच्छा है। देखो, जो जामनू है ना, ये फलों का सुल्तान राही है। जिस तरह ताड़ा हीरो सुल्तान राही 30-40 बंदियां नाल कल्ला ही लड़ लैंदा सी, इसी तरह जामनू भी बुरे से बुरे हालात के साथ अकेला लड़ सकता है। लेकिन ये जो चावल हैं, कपास है और दूसरी सब्जियां हैं, ये इतनी ताकतवर नहीं होती।
अच्छा। इन्हें मुनासिब पानी की जरूरत होती है। बारिश लेट हो जाती है तो जामनू तो फल बढ़ा लेता है, मगर बाकी जो फसलें होती हैं ना, ये इसी तरह मुंह लटका लेती हैं जिस तरह ताड़ा मैट्रिक दे अंग्रेजी दे परचे चो आंडा आए तो ताड़ा मुंह लटक जाता है। इसलिए बेटे किसान घबरा जाता है कि जामनू तो वध गया है, बाकी फसलों का सत्यानाश हो जाएगा। ओहो, हमेशा गलत खबर ही सुनांदा है भाई। मैं कि मुंजी बीजी सी, वो डरान लग पे। तो यार क्यों बीजी तुमने मूंजी? तुम्हें नहीं पता कि पूरी दुनिया के हालात बड़े खराब जा रहे? मैंने तो अपने सारे कारोबार बंद कर दिए, शट डाउन। ओहो, छलियां वाली रेडी भी वापस करती है। नहीं वो अभी है, किचन भी तो चलाना है ना। बेटे हालात नरम गरम होते रहते हैं, घबराना नहीं चाहिए, डट के मेहनत करते रहना चाहिए। साइंसदान साहब, मुझे तो कोई ऐसा चिराग ढूंढ दें जो मैं रगड़ूं और रातों रात करोड़पति हो जाऊं। हो भाई लंघ गया वो दौर, गुजर गया ਜਦੋਂ चिराग रगड़ीदा सी ते जिन हाजिर होके कहंदा सी क्या हुक्म है मेरे आका। हुण ते जिन निकलदा ते आप 500 मंग लैंदा। ये जिन बेटा जी क्यों 500 मांग लेंदा है? जिन्ना ने भी सिगरट शुरू करते ने। ਚਾਚਿਓ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦੇਵੇ? बेटे नंबर दसन वाली मशीन का मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? ये ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹਰ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲ ਵਧਾ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪੁੱਛੋ। ਵੈਸੇ ਚਾਚੀਓ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਵੇਖਣ ਆਏ। इंतहाई नामाकूल आदमी हो तुसी, अच्छे भले रीजनेबल आदमी की पर्सनैलिटी खराब कर देते हो। नहीं जी, मैंने तो ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। जरा दस इन्हां नूं। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀਰੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਧੋਤੀ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਲਮ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈ। की फजूल गल कर रहे हैं बेटा? तामुल फिल्म ते हेटी तां हुंदी है जे हीरो दी कोई लत्त बांह डींगी होवे ते। जाओ जाके देखो पुष्पा को, एक मोढा ओहदा किथे जान डे ते दूजा किथे जान डे। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਲੜਾਓ। ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਾ ਪੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਨੇ। क्योंकि बेटे सिर दे वाल उड़न दी भी फिक्र ज़हन चो कट दे। मुझे मालूम है कि आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि जरा कोई हवा चले तो तेन फौरन सिर फड़ना पै जाता है। अगर तू सिर ना फड़े तो फिर तेरी विग गांधी फिर दी है, मैं उड़ी उड़ी जावा हवा दे नाल। ਉਹ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੀ ਵੇਗਥੋਂ। ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਲਈ ਸੂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ 20 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬਰੰਜੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜਾ ਫਿਰੇ। ਵੈਸੇ ਚਾਚਿਓ ਇਹ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪਰ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇ। बेटा तू तजर्बे करवांदा रहा है नीम हकीमा कोलों। किसी ने क्या होना सिर ते सुआ मल, तू सिर दे नाल नाल मुंह ते भी मल के फिरन लग पिया आएगा। किसी ने क्या होना सिर ते दही मलिया कर, तू दही मलिया तेरे बच्चे रोटी लैके तेरे आले दुआले हो गए हो। किसी ने क्या होना चाह दी पत्ती काट के उस पानी नाल सिर तो, तू इसे चक्कर च चाह वाला होटल पा लिया होना है। किसी ने क्या होना सिर थले करके ते लत्तां उत्ते करके कंध ना खुरोया कर। इसे तजर्बे नाल तू अपने घर दी पिछली कंध ढा छड्डी हो। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੰਜਣ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। बेटा एक साइंसदान को हर तरह के गैर साइंसी टोटकों का पता होना चाहिए। ये जिन्ने फराडिये लगे ना, ये साइंसदान को भी पता होना चाहिए कि की फ्रॉड हो रहा है दुनिया पे। लेकिन मैं इस वक्त जो बाल उगाने के लिए आपको तहकीक बताने जा रहा हूँ, आप बड़े खुश होंगे गोगा जी। अच्छा जी। बड़ी खालस तहकीक हो रही है। अच्छा। हाँ जी, एक इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है जिनके तजुर्बे जानवरों पर इंतहाई कामयाब रहे हैं। अच्छा। हाँ हाँ, बाल उगाने के लिए इंजेक्शन तैयार कर लिया गया है। अच्छा। अब बस उसे इंसानों पे अप्लाई करना है और मौजा ही मौजा। मगर मेरा ख्याल है गोगा जी आप वो इंजेक्शन लगवा सकते हैं, क्योंकि जानवरों पे वो कामयाब हो चुका है।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਟਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਫਿਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ? ਯਾਰ ਰਿਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ। बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਸਲਾਮਤ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਏ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪੈਰੋਂ ਲਾਈ। ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿੰਡ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਮਟ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰੱਕ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਜਾਪਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੱਸੀ ਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੰਜੇਪਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਆ ਲੱਤਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਇੰਤਹਾਈ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਜਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੰਜ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਡਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੂੰ ਥੈਲੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬੇਟੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਗਿਲਗਿਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੱਕਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕੰਗੀ ਵਾਹ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜੀ ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਰਖੋਰ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ है। अच्छा थैले से मुझे याद आया, मेरा मतलब है बकरे से मुझे याद आया। एक किसान ने साइंस लड़ाते हुए एक ऐसा लिबास तैयार किया है जी जो भेड़ को पहना दिया जाए तो भेड़िया जो है वो उसे खाना छोड़ हाथ नहीं लगा सकता। अच्छा भेड़ का लिबास कील कांटों से ऐसा लेस है जैसे वो खेतों में पट्टे खाने नहीं जा रहा बल्कि बॉर्डर पे जा रहा है। लेकिन साइंसदान साहब, अगर भेड़िए ने भेड़ के मुंह पर हमला कर दिया तो? बस बेटे यही मसला रह गया है क्योंकि फिर भेड़ किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि उस किसान की मदद के लिए कोई ऐसा हेलमेट तैयार करके उसे दूं जिसे पहनकर भेड़ ऐसे हादसात से महफूज रहे। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਲਮਟ, ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। बेटा क्यों नहीं पाते हेलमेट? ये ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਹੈਲਮਟ ਸਿਰਫ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉੱਥੇ 35 ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ हाय ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 50 ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਚੁਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। और बेटे असल में बात ये है कि उनका 35-40 टेम्परेचर जो है ना वो यहाँ के 50-55 से भी ज्यादा सख्त है। क्योंकि बेटा उन मुल्कों में सूरज की शुआएं जिस एंगल से पड़ती हैं वो ज्यादा महसूस होती हैं अच्छा और वहां जो हवा में नमी का तनासुब है उसकी वजह से जिस्म को ठंडा होने का मौका ही नहीं मिलता। रातें भी उतनी ही गर्म रहती हैं। और मैं ये पल्ले से नहीं कह रहा बेटे, ये साइंस की तहकीक कह रही है। जी इसलिए उनका टेम्परेचर कहने को तो 35 होता है लेकिन फील 60 वाली है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆ ਫੀਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। बेटे इसे समझने का बड़ा आसान सा कुलिया है। अगर बेगम तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम्हें फील होती है मगर इतनी नहीं। और अगर वही बेइज्जती मेहमानों के सामने करे तो फिर बहुत फील होती है। गल समझ के है ना? कलियां बिजती बेटे 35 ते हुंदी है, मेहमानां दे सामने होवे ते 60 ते पहुंच जाती है। इसे कहते हैं फील टेम्परेचर। सॉरी अंकल, मुझे किसी और मिसाल से समझाएं, क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरी कभी बेइज्जती नहीं की। चलो बेटा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਤ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ओ ਚੌਲ ਹੈਗੇ ਵੀ ਚਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਠੰਡੇ ਨੇ। ਖਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ, ਪੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 35 ਦਰਜੇ ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਵਲ ਉਸੇ ਪਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਔਰ ਵਿੱਚ ਮਟਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚਾਵਲ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਮਜ਼ਾ 65 ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
जरा को खान वाली गल करो फौरन दानिशवर तो फकीर हो जाता। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਣ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਅੱਛਾ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ 10,000 ਪੱਲਿਓਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। सर जी ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕ ਦੱਸਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਟਕੇ ਆ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲਟਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਕੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਬੇਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਵਾਣੀ? ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ? ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਕਣਾ, ਕੋ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਏਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਟਕੇ ਆ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲਟਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਏਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। अच्छा ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? बेटे जो आपका शहर है फैसलाबाद, जी वहां ज्यादातर तो कपड़ा ही तैयार किया जाता है। हाँ जी मगर फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा पौधा तैयार किया है कि मैं हैरान रह गया हूं। अच्छा फैसलाबाद के मुहक्किकीन ने माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए जदीद बायोफेशियल लिक्विड ट्री तैयार कर लिया है। वाह ये बेटा एक पौधा, सिर्फ एक पौधा 50 दरख्तों के बराबर काम करता है फजा को साफ करने के लिए। क्या ਬਸ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡ ਟਰੀ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ 60 ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 67 ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਵਾਪਸ 60 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो बेटा तू भी ना अगर तू क्यों वजन बढ़ाई जा रहे हैं? ਐ दिन में 3-3 4-4 दफा नहाता हूँ। क्यों बेटा रिहायश बाथरूम ही तेरे? ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕ ਆ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। बेटे यकीनन ये जो तहकीक की है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने, जी ये इंसानियत के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। सही जैसे सिंगापुर के साइंसदानों ने काकरोचों के लिए एक ऐसा ड्राइविंग सूट तैयार कर लिया है जो काकरोच को 3 घंटे तक पानी के अंदर सांस लेने के काबिल बनाता है। अच्छा और जब से मेरे असिस्टेंट ने यह खबर सुनी है, खुशी से इसकी बाछे अंदर नहीं जा रही। ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। और नलायकों आपको बात समझ तो नहीं आएगी मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी काकरोच इस सूट को पहनने के बाद एक तरह के साइबोर्ग ड्रोन में तब्दील हो जाते हैं, अच्छा जो कुदरती आफात के बाद मलबे में फंसे अफराद की तलाश जैसे इमदादी काम सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा जी सैलाब ज़दा इलाकों में इनकी वजह से कई जानें बच सकेंगी। जे मेरे तो नहीं यकीन तो डुब के वेख लवो। कॉकरोच से मुझे याद आया, साइंसदान साहब अगर आप आए तो मुझे बताया जाए कि ये मच्छर मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैं जहां भी होता हूं वहां मुझे ढूंढ लेते हैं। आखिर मुझ में क्या अट्रैक्शन है? हेलो ये मच्छर की बात हो रही है तो मेरी तरफ कोई ना आए। गौरी साहब आप घबराए नहीं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है मच्छर आपको अपनी महबूबा समझते हैं। ओ बेटा, ओ बेवकूफ आदमी, पुत्र मच्छर कोई शायर नहीं होता जो चांद सा चेहरा देखकर कुर्बान हो जाए। मच्छर एक सिस्टम के तहत चलता है।
वाह। इनका पूरा निजाम एक निहायत जदीद लेबॉर्टरी की तरह होता है। अच्छा ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਮੱਛਰ ਵੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜੀ बेटे सिर्फ साइंसदान ही नहीं होते, डॉक्टर भी होते हैं, इसीलिए तो टीका लगाते हैं। मच्छर काटने से पहले आपकी सांस से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात का जायजा लेते हैं। अच्छा उसके बाद पसीने की बू, जिल्द की रंगत और बाज़ औकात तो ये भी चेक कर लेते हैं कि ये बंदा क्या खाकर सोया था। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। वही गल हो गयो ना मेरे हाल। ओ बेटा अपना काम करो। ये शागिर्द मेरा तो निकम्मा है। हाय मच्छर आपको काटने से पहले इतनी तहकीक करता है जितनी बाज़ औकात लोग शादी कराने से पहले नहीं करते। ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਬਣਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ओ पुत्र मैं तेरी नानी है, तेन सादी जुबान च दसा। बेटे मैं साइंसदान हूं, मैंने तुम्हें साइंस की जुबान से ही समझाना है ना। देखो मैंने बताया बेटा कि मच्छर काटने से पहले काफी चीजें चेक करता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने खाई हो तो मच्छर के काटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा मसलन अगर आपने केला खाया हो तो आपका जिस्म मच्छर के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट बन जाता है। क्योंकि हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक अगर आपने केला खाया हो तो मच्छर आपके चेकअप के बाद अपने दोस्तों को पैगाम भेजता है, ओ जल्दी आ जाओ चाइनीज खुला जी। वैसे बेटे अभी साइंस इसकी मुकम्मल वजह पर मुत्तफिक नहीं हुई, जी लेकिन इम्कान यही है कि केला जिस्म से खारिज होने वाले पसीने के जायके और बू में तब्दीली पैदा करता है, जिसे मच्छर पहचान लेता है। यानी केला खाने से पहले मच्छरों से इजाजत लेनी पड़ेगी बेटे इजाजत तो नहीं लेनी पड़ेगी मगर एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि केला खाने वाला शख्स लाजमन मच्छरों का पसंदीदा शिकार बन जाता है। मगर मेरा ख्याल है गोगे बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा तुम्हारे मैदे में केला ऐसे ही गिरता है जैसे किसी कुएं में कंकर गिरता है। बेटे साइंस ये कहती है कि हर केला खाने वाला शख्स लाजमन मच्छरों का पसंदीदा शिकार नहीं बन जाता। जी हर इंसान के जिस्म की कीमियाई खसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन अगर आपने केला भी खाया हो, सुर्ख कमीज भी पहन रखी हो, लॉन में भी बैठे हो और शाम का वक्त भी हो, क्या तो फिर मच्छर आपको घर आया मेहमान समझकर जरूर सलाम दुआ लेने आएगा। ਲਓ ਜੀ ਗੋਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫਰਿਜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੋਬੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ कोठी मेरी चाहे माल रोड के ऊपर नहीं है, लेकिन मैं घर माल रोड से ही जाता हूँ। ਗੋਗਾ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਕੇਲਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਰੂਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? बेटा जी कुछ मुतालियात में अंगूर के बारे में भी ऐसा इशारा मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फलों से दुश्मनी शुरू कर दें। हाय फल सेहत के लिए बेहद मुफीद होते हैं। हाँ जी अगर एक तरफ केला विटामिन, मादनियात और तवानाई देता है और दूसरी तरफ अगर एक आध मच्छर आपसे मुलाकात करने आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मच्छर को अदालत में खड़ा कर दें। यहां ये जहन में रखना चाहिए कि असल मसला मच्छर है, केला नहीं, क्योंकि ये सिर्फ फलों पर ही बस नहीं करते बल्कि मच्छर रंग देखकर भी काटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आप इनका तरीका वारदात समझ लें कि पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस करते हैं, जी जैसे किसी जासूस को खुफिया इतला मिली हो, फिर ये रंगों को नोट करते हैं। मच्छर शायद मेरा ख्याल है फैशन डिजाइनर भी होते हैं, क्योंकि गहरे रंग और उनमें भी खास तौर पर सुर्ख और सयाह लिबास मच्छरों को ज्यादा मतवज्जो कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह है कि गहरा रंग ज्यादा हरारत जज़ब करता है,
जबकि मच्छर हरारत महसूस करने में माहिर होते हैं। उनके लिए आप चलता फिरता हीटर बन जाते हैं। जब आपने डार्क रंग के अपना कपड़े पहने होते हैं तो मच्छर फिर बच्चियां नु दस दे बेटा ठंड लग रही है तो हीटर ते आ जाओ। यार एडा ज़हीन हुंदा है मच्छर, ने बीए कीता हुंदा है। गौरी साहब ज़हीन जरूर है मगर शरीफ हरगिज नहीं है। जरा सोचिए, इतना नन्हा सा कीड़ा मगर पूरी दुनिया में लाखों बीमारियां फैलाता है। हाय हाय हाय। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी मच्छर की वजह से फैलती है। इनके जरिए मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां इंसानों तक पहुंच सकती हैं। हालांकि अगर मच्छर अपनी सलाहियतें किसी मुस्बत काम पर लगाए तो मेरा ख्याल है इन्होंने शायद नोबल इनाम मिल जाए। मगर ये है ही नेगेटिव जहन का कीड़ा, अपनी तमाम तवज्जो खून चूसने पे रखता है। आप इसे कीड़ों का अमरीशपुरी भी कह सकते हैं। यार कमाल है चाचा जी, है तहकीक ते कमाल सुनाई जे। नहीं बेटे, नीरी दाद नहीं, तुम पता है बेटा, इनाम बड़ा जरूरी है। नीरी दाद नहीं, और मैं तुहानू एक गल पहले दस दियां, अज जे मैनू 100 तो घट किसे भी दिता ना तो मैं ओदे लक च सोटी मार। लो फिर मैनू ते सोटियो ही मार लो। बैटमैन तो एक फिल्म का कैरेक्टर है। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और यार बैटमैन मेरा कोई फूफी का पुत्र नहीं। नायरीन, आपने अक्सर यह खबर सुनी होगी कि पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया, या ये वाकया भी सुना होगा कि महल्लेदारों ने चोर पकड़ के उसकी खूब ठप दी, या ये भी सुना होगा कि बाजार में चोरी करते हुए दुकानदारों ने चोर को पकड़ के तो बहुत फेंटा चाड़ा। मगर ये जो मैं आपको खबर सुनाने लगा हूं ये आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अच्छा जी। मैक्सिको में बैटमैन मुबैना मोटरसाइकिल चोरों को खुद सजा देने लगा। ये बैटमैन चोरों को ढूंढकर टेप की मदद से खंबे के साथ बांध देता है और जाते जाते उनके माथे पर चोर का लफ्ज लिखकर माल मसरूका भी करीब ही छोड़ देता है। मैक्सिको पुलिस के मुताबिक बैटमैन अब तक 5 अफराद को पकड़कर बांध चुका है, लेकिन खुद सामने नहीं आता, जबकि पुलिस भी उसकी तलाश में नाकाम रही है। यार बैटमैन तो एक फिल्म का कैरेक्टर है। जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूं। और यार बैटमैन मेरा कोई फूफी का पुत्र नहीं। यानी पुलिस का काम अब सुपर हीरो कर रहे हैं। जी जी, मगर ये अभी तक ना हुकूमत की तरफ से कोई बयान आया है, ना पुलिस ये मान रही है कि ये काम सुपर हीरो कर रहा है। बल्कि मैक्सिको पुलिस तो ये कह रही है कि हम इस तरह कानून हाथ में लेने वाले शख्स या गिरोह को ढूंढ रहे हैं। यार ये मैक्सिको अमेरिका की स्टेट है या मैक्सिको मुल्क की बात कर रहे हो? वेरी गुड क्वेश्चन गौरी, मुझे इस वक्त अक्लमंद आदमी लगा है, क्योंकि खबर को वाहिए होना चाहिए। यू आर राइट। असल में ये मैक्सिको मुल्क के शहर लागोस दे मोरिनो की खबर सुना रहा हूं। अच्छा। यस, जहां एक पुरस्कार शख्स मुबैना मोटरसाइकिल चोरों को पकड़कर जी जी टेप के साथ खंभों से बांध जाने की वजह से मशहूर हो रहा है। अच्छा। साथ वो उनके माथे पर खुश खत करके चोर का लफ्ज भी लिख जाता है। पुलिस के मुताबिक इस शख्स या गिरोह ने 13 जून को पहला शख्स एक खंबे से बांधा था, अच्छा, जिसकी पेशानी पर चोर लिखा हुआ था। अच्छा। उसके करीब एक चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये खंबे के साथ बंधा हुआ जो शख्स है ये मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्वस है। उसके बाद पुलिस को मजीद कम से कम 4 अफराद मुख्तलिफ मुकामात पर खंभों के साथ बंधे हुए नजर आए, जिन्हें मोटरसाइकिल चोरी से जोड़ा जा रहा है। मुकामी लोगों का ख्याल है कि ये कार्रवाइयां किसी इंसाफ पसंद शख्स की जानिब से की जा रही हैं, जबकि पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए छापे मारती फिरती है। अच्छा। मैनू लगता है कि उस भाई ने ना पैसे जोड़ के बड़ी मेहनत नाल मोटरसाइकिल खरीदी सी, ओदी मोटरसाइकिल हो गई चोरी। ओदे बाद फिर मेरा ख्याल है उन्हें अपने मुंह ते हाथ फेर के कहा कि लै बल्लो हुण मैं तेनू छड्डना नहीं।
और उसके बाद वो बैटमैन बन गया और उसने फिर खुद ये मोटरसाइकिल चोरों को ढूंढना शुरू किया है। जी। हले तक को 5 मोटरसाइकिल चोर फाड़ बैठा है और चूंकि वो एक अपना आम आदमी है, जी, वो जी। महकमे का तो बंदा नहीं है, सरकारी अफसर नहीं है, हाँ जी। इसलिए वो मोटरसाइकिल चोर पकड़ के ना जी खंबे के साथ खड़ा करके उसके ऊपर टेप लपेटता है जी। और उसके मत्थे के ऊपर लिखता है चोर। जब पुलिस खंबे के पास पहुंची जी। तो चोर वहां पे बंधा हुआ बेचारा गाना गा रहा था, खंबे नाल बज्जियां नु कौन जानदा, मैं जानदी या बैटमैन जानदा। मोटरसाइकिल चोरी दा इल्जाम लाउंदा, मैं जानदी या बैटमैन जानदा। मैं तो खबर पढ़ने के बाद उस वक्त से ये सोच रहा हूं कि बैटमैन ये पाकिस्तान च हुंदा जी। तो पता चलना सी जी चोर बैटमैन दी टेप चोरी करके नस गया। मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि कराची में जितनी स्ट्रीट चोरियां होती हैं, हाँ जी। अगर ये बैटमैन कराची में होता तो इसने वापडा को जाकर रिक्वेस्ट करनी थी, भाई जी खंबे होर लाओ, चोरियां बहुतियां ने तो खंबे थोड़े ने। जाके वेखो जरा पहले हस्पताल एक एक बैड ते 3-3 मरीज पे ने, हुण मैं एक एक खंबे नाल 3-3 चोर बने। दूसरे पासे लोगों ने शुक्र अदा करना था कि यार बिजली ते आउंदी कोई नहीं, चलो खंबे किसे काम ते आउण डे। बल्कि कई लोगों ने अपने प्राइवेट खंबे लगा के ऊपर बोर्ड लगा लेना था, टू लेट फोन नंबर ये। और पौश इलाकों के लोगों ने अपने बाहर खंबे के ऊपर बोर्ड लगाना था, यहाँ पे चोर बांधना मना है। और जिस तरह लिखा होता है ना कि हमारी दीवार के साथ कूड़ा फेंकना मना है। अच्छा, ये चोर को टेप करने वाला जो मामला है ये सिर्फ मैक्सिको तक महदूद नहीं जी। इंडोनेशिया में बार बार चोरी से तंग जो मालिक मकान था ना जी, हाँ जी। उसने पहले पड़ोसियों के साथ मिलके चोर पकड़ा, अच्छा। उसके बाद उसको एक कार्टून का लिबास पहनाया, उसके बाद उसको खंबे के साथ लपेट दिया। बल्कि उनको किसी ने मशवरा भी दिया कि जे तुसी इत्थे टिकट ला लो ना तो तुहाडे चोरी दे पैसे पूरे हो सकते। क्या अजीबो गरीब देखें खबरें आ रही हैं चोरी के हवाले से। एक और हैरानकुन खबर सुनो जी। इंग्लैंड के इलाके नॉर्थ एम्ब्रिया में एक चोर एक दुकान से गोश्त चोरी करके भागा। अब चोर को चूंकि भागने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी अच्छा। और पुलिस बेचारी थक गई और पुलिस वाले ने फिर फटाटे के बंदे से साइकिल तरला मिन्नत करके पकड़ा और साइकिल पे पीछा करके तो चोर को पकड़ा। फिल्मी अंदाज में उसने गिरफ्तार किया चोर को, वरना चोर की स्पीड ही बहुत ज्यादा थी। हाय। ओहो, चोर को गोश्त पकाकर खाने की मोहलत भी नहीं मिली। देखो ना यार, ਉਹਦਾ सारा अफसोस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ जुड़े है कि गोश्त नहीं पका। अगर यही पाकिस्तान में कहीं गोश्त चोरी की वारदात होती, चोर पकड़ा भी जाता जी। पर्चा दर्ज होने तक पुलिस ने गोश्त च करेले पा लेने। और जिन्हां दा गोश्त चोरी होना सी उन्होंने थाने जाके कहना सी भाई जी साडा गोश्त चोरी होया सी। उन्हें कहना बैठो हजूर 2 बुरकियां लाओ, कर लेने हुणे तुहाडा भी बंदोबस्त, पहले रोटी ते खा लईए। रज रुज के डकार मार के उन्होंने कहना ही लहाओ जी की लहाना जी। मुदई ने कहना ही चौधरी साहब मेरा 10 किलो गोश्त चोरी होया, उन्होंने मुदई लम्मियां पा लेना। केड़ा 10 किलो है? 1 2 3 4 4 बंदे 10 किलो गोश्त खाते हैं। मुदई ने कहना ही जनाब इस तरह ना करो खुदा दा ना जी, एडा सोहना गोल बोटी दा गोश्त सी। पुलिस ने फिर कुटन लग पैना सी। बकवास करन दी गोल बोटी, आ जड़ियां हड्डियां पईयां ने असीं अपनियां कढ के रखीआं ने। अखीर मुदई बेचारे ने दुकान तो 5 किलो होर लिया के देना सी तो ओदी जान छुटनी। 5 किलो ना मुदई को ले लेना सी ते 5 किलो मुलजम को मंगा के ते एसएचओ ने अपने मुंडे दा हकीका रख लेना सी। बुजुर्ग कहा करते थे ना कि ऐ साडी नस्ल ते आवारा ही हो गई है। आजकल ते बुजुर्ग कहते ने साडी नस्ल ते ऑनलाइन हो गई है। अच्छा जी, हमारे बचपन में वालदैन के पास 2 शिकायतें ऐसी होती थी जो मुंह जुबानी की जाती थी। जी। ये हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है,
हाँ ये बात नहीं सुनता। बिल्कुल। दूसरी शिकायत ये होती थी ये बात नहीं सुनता। बाकी कोई भी शिकायत होती थी तो उसका इलाज तो उनके हाथों में ही होता था। अगर फिर भी बच्चा नहीं सी मानता तो फिर पैर च जुत्ती ला के उन्होंने हाई वोल्टेज दी डोज भी दे दी जाती और बच्चा फौरन मान जाता सी बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन आज के वालिदैन की शिकायतें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, अगर उसे प्रिंट करवाया जाए ना जी 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 तो जी, पूरी एक किताब छप सकती है। बिल्कुल सही। अब मसला सिर्फ पढ़ाई या नाफरमानी का नहीं रहा, बल्कि नए रिश्तेदारों का हो गया हुआ है। और ये नए रिश्तेदार कौन से हैं भला? कौन से से सर? जी? मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, मीम्स, रील्स और ना जाने कौन कौन से डिजिटल मामे चाचे फूफियां बन गई हुई हैं। हाय। वैसे तो हर नस्ल अपने से पहले वाली नस्ल को बेवकूफ और नकम्मा समझती है, लेकिन अब वाली नस्ल ने तो हद ही मुका दी। पहले तो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे ना कि ऐ साडी नस्ल ते आवारा ही हो गई है। हाँ, आजकल तो बुजुर्ग कहते ने साडी नस्ल ते ऑनलाइन हो गई और उन्होंने बेचारियां नूं उन्हां दी लाइन दी समझ भी नहीं आ रही होती। हाय। पहले घर में सबसे ज्यादा इज्जत दादाजी की होती थी, जी हाँ। जी, अब मोबाइल फोन सबसे मुअज़्ज़ज़ शख्सियत है। हाय हाय हाय। अगर आप किसी नौजवान को कहें ना कि भाई जी ये मोबाइल छाड़ दियो, इधर फड़ा दियो मोबाइल, हाँ। फोन पकड़ाते हुए बच्चा अपने चेहरे से वो तासुरात देता है जो कोई रिश्तेदार अपने किसी रिश्तेदार को खून की बोतल देते हुए देता है। अब तो ईमान से हाल ये हो गया हुआ कि बुजुर्ग कह रहे होते हैं बच्चे को कि बेटे ये रहा पानी तो पिला दो, बच्चा मोबाइल पकड़ के लगा होता है और साथ साथ कह रहा होता है कि बस ये रहा 1 मिनट 1 मिनट। और 1 मिनट 15-20 मिनट तक भी हो सकता है। हाय। जिन्नी देर तक ਉਹਦੇ गेम ਦੇ सारे सिपाही ना मर जान उठ के पानी नहीं पियाता। यानी जितनी देर तक मोबाइल की बैटरी ना लो हो, हाँ। बच्चों की एनर्जी नहीं लो होती। बिल्कुल। हद हो गई है ईमान से। मैं तो हैरान होता हूं कि मोबाइल के साथ इतनी मोहब्बत। हाय। अच्छा, आजकल एक नई बीमारी पैदा हुई है जिसे फबिंग कहते हैं, यानी सामने बैठे हुए शख्स को नजरअंदाज करके मोबाइल में गुम रहना। हाय हाय हाय। पहले मेहमान आता था ना जी, बच्चे आगे बढ़ के सलाम करते थे। अब तो मेहमान आए ना तो बच्चा सिर्फ गेम खेलते हुए ये देखता है कि कुर्सियां पूरियां ने किधरे मैनू तो नहीं उठना पैना, या अब्बा जी मैनू यही ना कह दें कि पुत्र अंदरों कुर्सी लेके आ। अगर सीटें पूरी होती हैं तो बड़े नमाक के साथ मोबाइल में गर्क रहता है। हाय। और अगर मेहमान ज्यादा हो तो मदद करने की बजाय उठ के अपने कमरे में दौड़ जाता है हाँ, कि लो जी तुसी जानो तो ਤੁਹਾਡੇ मेहमान जान। बिल्कुल। वालदन बेचारे ढीठ होके कह रहे होते हैं कि बच्चे की जरा शर्मीली तबीयत है ना, इसलिए मेहमान देख के अंदर दौड़ गया, अभी आ जाएगा अभी आ जाएगा। जब जरा देखो उसकी गेम खत्म हुई है कि नहीं। यार सबसे बड़ी बात तहजीबी, बल्कि मैं तो उसे बदतमीजी कहूंगा, हाँ जी कि सर। खाने की मेज पर या खाने के वक्त मोबाइल देखने का जो रवाज जोर पकड़ गया हुआ है, हाय हाय हाय। बिल्कुल। और माएं कह रही होती हैं कि मोबाइल छीनो तो फिर ये खाना खाना छोड़ नहीं देता खाता। है, बिल्कुल सर। बल्कि खुद उसके आगे खाना रख के उसे खिलाने से पहले उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देती देते हैं। हैं। हाँ जी। भाई यार क्या कर रहे हो, खुदा के वास्ते क्या कर रहे हो। थोड़ा सा दिलेरी के साथ बच्चों को ट्रैक पे रखो। बिल्कुल सही। आप इनकी सेहत का, इनकी जिंदगी का, इनके फ्यूचर का सत्यानाश कर रहे हैं सही। खुद अपने हाथों से। वालदैन बने, थोड़े से सख्त तबीयत करके बच्चे को सख्ती के साथ राह रास्त पे लाएं। बिल्कुल सही। भाई यही वक्त होता है वालदैन के लिए बच्चों को समझाने का। हाँ, इसी टाइम आप बच्चों को मोबाइल थमा के उनके साथ लाड कर रहे हैं, उनकी तरबियत का गला घोंट रहे हैं। हाँ जी। एक वक्त था जब खाने की मेज पर पूरा खानदान इकट्ठा होता था, जी हाँ। जी। बातें साथ साथ होती थी, एक दूसरे को पूछा जाता था, स्कूल के हवाले से, सेहत के हवाले से देखा जाता था। हाँ जी। अब हर प्लेट के साथ एक मोबाइल भी रखा होता है, हाँ, और इतनी खामोशी होती है खाना खाते हुए, लगता है कि कोई पर्चा दे रहे हैं, बिल्कुल सर। या फिर एक दूसरे को जानते ही नहीं है लोग। हाँ, सिर्फ चमचों की आवाज आती है या वीडियो गेम की। हाय हाय। और ना करो खुदा के वास्ते, बंदे बनो बंदे बनो। आपके बच्चे बजाय बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाने के और अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उठने के
मोबाइल पर लगे रहते हैं। तौबा। यानी आप दूसरी तरफ देखें कि इस टेक्नोलॉजी ने जदीद बद तहजीबियां ईजाद कर दी हैं, जिन्हें देखकर कभी कभी यूं लगता है कि इंसान तो 21वीं सदी में पहुंच गया हाय। है, मगर इखलाकियात कहीं बहुत पीछे छोड़ आया है। बिल्कुल सर। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर कर दें, लेकिन इन्हें खुद से, अपने कल्चर से, अपने इक़दार से तो दूर ना करें खुदा के वास्ते। सही बात है। इनकी तरबियत ऐसे करें कि वो वालिदैन और मोबाइल में फ़र्क समझें। हाँ जी। उनको जो अपनी इक़दार थी, जो अपनी तहजीब थी, वो रवायात। तो सिखाते रहे। हाँ जी। अच्छा, जब वालिदैन को गुस्सा चिढ़ता है तो बस बच्चों को डांट देते हैं और फिर ये महसूस कर रहे होते हैं कि काफ़ी डांटा है मैंने। तो यार, डांटने की भी जरूरत नहीं है, बच्चों के साथ वक्त गुजारने टाइम की गुजारें, जरूरत है, बिल्कुल। बच्चों को अपने तरफ मतवज्जो करने की जरूरत है। बाकायदा ये कहा जाता था जी कि आपने किसी की औलाद को देखना है तो उनके वालिदैन को देख लें। हाँ। जितने मुहज्जब या जितने तहजीब वाले, इखलाक वाले वालिदैन होंगे, बच्चे भी उसी तरह के होंगे। सही बात है सर। ये सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि बच्चों में और वालिदैन में बड़ा राब्ता होता था, एक दूसरे को बड़ा वक्त देते थे। अब तो वालिदैन जो है उनकी और तबीयत है, बच्चों की तबीयत सोशल मीडिया के मुताबिक बन रही है। हाँ जी। क्योंकि वालिदैन को तो वो देख ही नहीं रहे, वो तो सोशल मीडिया देख रहे देख रहे हैं। हैं। और सोशल मीडिया आपको मालूम ही है कि इखलाकियात की किस कदर धज्जियां उड़ाई जा रही हाय है, हाय हाय। किस कदर गाली गलोच हो रही होती है। सही बात है। यानी मैं हैरान होता हूं कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े समझदार लोग अपने वीलॉग्स में या अपनी वीडियोस शुरू होने से पहले ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये जो वीडियो है ये ऐसी है कि अगर आपके पास बच्चे बैठे हुए हैं तो इनको उठा दें, हाँ बिल्कुल सही। या आप अपने हेडफोन लगा लगा लें ताकि कोई और आवाज ना सुन सके। हाँ जी। ओ भाई, जो एक घर के अंदर, फैमिली के अंदर बैठ के सुनाने वाली या सुनने वाली बात ही नहीं है, वो बकवास तुम क्यों रिकॉर्ड करके डाल रहे हो सोशल मीडिया? बिल्कुल सही। क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जब ये तुम अल्फाज कहोगे कि बच्चों को ना दिखाएं या बच्चों को उठा दें, तो भाई बच्चे वो जरूर देखेंगे। जी हाँ। हाँ जी। वो उस वक्त वालिदैन उठा देंगे तो बच्चे जाके अपने फोन पे वो देखेंगे। बाद में। हाँ जी। तुम क्यों इस तरह की बकवास करना चाह रहे हो? मत करो। ये एहसास रखो खुदा के वास्ते कि हमारी बेटियों के, हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उनकी सोशल मीडिया तक का बड़ी आसान अप्रोच है, मगर कोई ये नहीं देख रहा, सिर्फ अपने व्यूज देख रहे हैं, अपने सब्सक्राइबर देख रहे हैं, हाँ। अपनी लाइकिंग्स देखी जा रही हैं। बिल्कुल। नस्ल कोई नहीं देख रहा, कौम को कोई नहीं देख रहा, हाय। तहजीब को कोई नहीं देख रहा, अपनी सकाफत को कोई नहीं देख रहा, जिसकी धज्जियां उड़ गई। बिल्कुल। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।